हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन सेट 6 देखेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए ही हेल्पफुल नहीं रहेगा, जो सीबीटी 2 लगेगा उसके लिए भी क्या रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू अपन को दे रखा है 7 और वैल्यू किसकी बताना है अपन को कि एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर किसी लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या वैल्यू पूछा है कि ऐसे कैसे निकालेंगे। तो मैं से बोलूंगी जो ये पूरा वैल्यू इसको ए स्क्वायर बोल दो और जो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अपना वन बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पता होता है कि अगर अपने पास ए प्लस वन बाई ए दिया हुआ होता है क्या के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर अपन कैसे फाइंड करते हैं कि के स्क्वायर करते हैं उसमें से दो माइनस कर देते हैं। ये सुनो, अब मुझे पता है अगर यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिक्स होता, यहाँ पर ऐसे होता कि एक्स प्लस सिक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सिक्स होता तो मैं इजीली कर लेता। अब मेरे पास ये नहीं दिया हो तो मैं से बोलूंगी बोथ साइड आप कर दो क्या, सिक्स ऐड कर दो, बोथ साइड सिक्स ऐड कर दो, सिक्स ऐड। तो अगर इधर ऐड करता हूं मैं सिक्स, देखो एक्स प्लस सिक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सिक्स और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी क्या कर दूंगा, सिक्स ऐड कर दूंगा। अब जो मेरे पास नया इक्वेशन का फॉर्म बना वो क्या बना, देखो एक्स प्लस सिक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सात छह 13। अब देखो इसको अपन ने ए माना था तो ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब स्क्वायर करके अपन दो माइनस कर देंगे। अपन को चाहिए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 169। 169 में दो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 167। तो जो ये वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर भी तो अपन ने क्या माना है, ये माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 167। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये टेक्नोमेट्री का सवाल है कि टू टेन एक्स प्लस थ्री कोट एक्स इक्वल टू 5 है, चार टेन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन कोट एक्स स्क्वायर क्या होगा। जब भी देखो इसमें वैल्यू इंटीजर में दी हुई तो आप वैल्यू पुट कर लिया करो कि यहाँ पर देखो एक इक्वेशन हम वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा की। देखो टू टेन एक्स प्लस थ्री कोट एक्स इक्वल टू 5 दे रहा है, तो मुझे यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि थीटा बराबर मैं 45 डिग्री पुट करूंगा, तो क्योंकि यहाँ पर टेन एक्स और कोट एक्स दे रखा है, यहाँ पर एक एक वैल्यू होती है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो 5 बराबर 5 सेटिस्फाई हो रहा है। तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कि फोर टेन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो यहाँ पर फोर हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर 45 मतलब कितना हो जाएगा, एक एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 13। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, बाकी बेसिक से भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट से इसलिए क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पुट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। साढ़े छह अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। मतलब इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए। मैं बोलूंगा यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर एसपी है और यहाँ पर मार्क प्राइस है, क्योंकि तीन चीज दे रखा है। अब देखो 30% अधिक अंकित करता है तो आप खुद से मान लो पहले कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, अगर इस पर 30% अधिक अंकित करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर इस पर 30% अधिक अंकित करूंगा तो ये सुनो, अब बोलो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर मैं मार्क प्राइस पर 10% की छूट देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर इस पर मैं 10% की छूट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 रुपए की छूट दूंगा तो 130 में से 13 बेच करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये सुनो, अब बोल रहा है कि 6.5 अतिरिक्त लाभ चाहता है, मतलब ये इतना नहीं चाहता कि 117 में, नहीं चाहता कि 117 में बेचूं। ये क्या कर रहा है, 6.5% लाभ और चाहता है। तो किसका चाहेगा, वो कॉस्ट प्राइस का तो चाहेगा। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है 100, अगर इसका 6% लाभ चाहेगा मतलब मेरे को 6.5 रुपए का लाभ और चाहिए। तो इसमें मैं कितना और जोड़ दूंगा, 6.5 और दूंगा तो मेरे पास जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 117 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 123.5। देखो यहाँ पर क्या बोला, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि देखो 100 से 130 मैंने कर दिया, फिर 10% की छूट दिया तो मेरे पास कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 117 आ गया। फिर यहाँ पे बोला कि 6.5 अतिरिक्त लाभ चाहता है, तो लाभ किस पे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पे तो मिलेगा। तो मैंने 100 का 6.5 निकाला तो मेरे पास आया 6.5। तो 6.5 उसमें जोड़ना पड़ेगा किसमें, सेलिंग प्राइस में, तो उसका अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा यहाँ से कितना, 6.5 का। अब क्या बोल रहा है, देखो लाभ अर्जित करने के लिए उस अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। तो मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 130,
अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास 123.5, तो यहाँ से कितना छूट देना चाहिए उसको, मुझे बताओ खुद ही। यहाँ से देखो 6.5 का छूट मिल रहा है, किस पर मिल रहा है 130 पे मिल रहा है, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ लगा दूंगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, 13 से कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला 5% का। कितना मिला डिस्काउंट 5% का। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार कमरे के फर्श का टाइल बिछाने की लागत 65 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 9100 रुपए है। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अपने को दे रखा है, तो फर्श का परिमाप बताना है। क्या बताना है, फर्श का परिमाप बताना है। अब यहां से मुझे बताओ, देखो क्षेत्रफल निकालते हैं आयताकार का, कैसे निकालेंगे, टोटल रुपए कितना है इतने रुपए, और कितने लागत रुपए लग रही है 65। तो यहाँ से मुझे बताओ 13 से कर दूंगा, 13 7 91 और 13 पंजे 65, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से 14 टाइम, तो 14 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आयताकार का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब आयताकार का क्षेत्रफल होता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, या फर्श का क्षेत्रफल बोल सकता हूँ कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सुन इतना पता है ना। देखो आयत का क्षेत्रफल अपन को गिवन है कितना 140, लंबाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में 7, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 अक्स, और यहाँ पर कितना लिखता हूँ 5 अक्स। देखो 7 से कैंसिल आउट करूंगा, कितना टाइम हो जाएगा 20 टाइम हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अक्स स्क्वायर, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2। अक्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब अपन परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना हो जाएगा 7, और अक्स के मल्टीपल कितना है 2, प्लस 5 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 7 से कितना हो जाएगा 14, 5 से कितना हो गया 10, क्या कितना 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा ऐसे 48। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो मैं जब भी ऐसी संख्या बोलूं, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि जो कोई संख्या है, मान लो कि इस संख्या के धनात्मक गुणनखंड में ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बी की पावर वाई मल्टीप्लाई सी की पावर जेड है। जहां अपन ए बी एंड सी बोलेंगे वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में तो तोड़ते हैं। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर मैं इसके धनात्मक गुणनखंड की संख्या बोलूं कि धनात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, अगर मैं इसके धनात्मक गुणन की संख्या बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी पावर है, इसमें एक ऐड कर दो एक्स प्लस वन, फिर मल्टीप्लाई कर दो जो अगली वाली पाई है उसमें 1 करके, फिर जेड प्लस वन, इसके जो धनात्मक गुणनखंड आएंगे वो इतने आएंगे। तो सबसे पहले 24 के अपन प्राइम फैक्टर करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे मतलब कितना हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो पावर ये है ना, इसको अक्स और वाई मानेंगे, तो यहाँ से इसके धनात्मक गुणनखंड की संख्या कितनी होगी 3 प्लस 1 करेंगे और 1 प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ से कितना होगा देखो 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 8। कॉन्सेप्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 था और आंसर नंबर डी है 8। ठीक है, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अपन को क्या करते हैं एग्जाम में गलत भी करवा देते हैं, क्योंकि अपन को पता नहीं रहता कि भाई कैसे करें। अपने यहाँ से यहाँ तक तो कर लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर 1, आगे करते हैं तो अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें देखो क्या बोला गया है कि 1 अपॉन एक्स की पावर ए दे रखा है और इसकी पावर माइनस का 3 दे रखा है, डिवाइड करना है अपन को एक्स की पावर -1 और इसकी पावर 3 इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 6। अब मुझे ऐसे बताओ, अगर कोई संख्या रहती है जैसे एक्स की पावर माइनस का ए होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर ए हो जाएगा, ये सुन। तो देखो ये पहले से ही 1 अपॉन एक्स की पावर ए है, इसकी पावर -1 है, या इसको तो अपन क्या लिखते हैं एक्स की पावर ए लिखते हैं, मतलब ये अपोजिट हो जाता है माइनस में, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स की पावर ए की पावर 3 हो जाएगा, मतलब इसको मैंने अपोजिट कर दिया और ये नीचे चला गया। ठीक है, भाग डिवाइड करूंगा मैं यहाँ से, ये एक्स की पावर माइनस का 1 इंटू 3a भाग एक्स की पावर 6। देखो ये पावर क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, तो एक्स की पावर 3a और इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो देखो इसमें भी इसका गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6। अब देखो ये पावर ऊपर जाएगी, तो मैं बोलूंगा एक्स की पावर 3a, जैसे मैं बोलूंगा एक्स की पावर a है और एक्स की पावर b है, तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ इधर लिख रहा हूं मतलब कोई कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, तो एक्स की पावर क्या लिखोगे a माइनस बी लिखोगे, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें एक्स की पावर लिखोगे तो मतलब एक्स की पावर 3a माइनस और माइनस का 3a हो जाएगा इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6। तो ये क्या बचेगा अपने पास एक्स की पावर 6a, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 से इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6। देखो यहाँ से घात की कंपेयर कर लो, 6 a बराबर कितना हो जाएगा 6, a बराबर पूछा तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपए 50 किग्रा चावल अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चावल का वास्तविक मूल्य बताना है कि उसका रियल प्राइस क्या था। मुझे से बता दो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इसे बोलोगे 450 रुपए का अगर 20% कम कर देता हूं तो मेरे पास कितना रुपए जो किग्रा चावल अधिक मिलता है, 50 किग्रा चावल अधिक मिलता है। ठीक है, अगर आप यहां से ये 1 केजी की वैल्यू निकालते हो, 1 केजी की वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ, 5 से कितना हो जाएगा 10 टाइम, 5 से कितना हो गया 5 9 45, तो ये कितना हो जाएगा 1 केजी की वैल्यू यहाँ से 18/10 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 1 केजी की वैल्यू निकाल ली मैंने,
तो मुझे बता दो 20% कम हो जाता है मूल्य, तो प्राइस कितना था 20% का मतलब कितना होता है 1/5। पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया 4। तो मतलब ये जो वैल्यू निकलती है ना अपने पास प्रेजेंट प्राइस निकलता है, और ये रियल प्राइस है और ये प्रेजेंट प्राइस का रेशियो है। तो मतलब 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपन को 18/10। ये 4 की वैल्यू दे रखी है, तो एक की वैल्यू बता दो मुझे कितनी होगी 18/10 इंटू 4, और 5 की वैल्यू निकालना तो यहाँ से 5 से गुणा कर दिया। देखो यहाँ 18×5 = 90 हो जाएगा, और 90 में कितना हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, तो 9/4 कितना होता है 2.25 होता है। तो जो 1 kg की जो वास्तविक मूल्य होगी वो कितनी होगी यहाँ से 2.25 रुपए होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर मुझे ये बताओ, यहाँ से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - 2 sin² x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज सोचा करो, जब भी इस प्रकार से इंटीजर वैल्यू दे रखी हो ना, तो आप यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट कर लिया करो, बस यहाँ पर ऐसा नहीं मत कर दिया करो कि यहाँ पर जीरो हो जाए। अगर यहाँ पर जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी मत कर देना, बाकी कुछ भी वैल्यू पुट कर देना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं बोलूंगी थीटा बराबर एक्स बराबर 0 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि देखो ये जीरो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो मतलब नीचे तो क्या नहीं बढ़ना मेरे, जीरो नहीं बढ़ना, तो इजिली सोल्व हो जाएगा। देखो 3 - 1 माइनस ये 10 sin x, मतलब sin x का जो जीरो मान करेंगे तो जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा, और cos जीरो का मान 1 होता है -0। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं देखो 3/1 बराबर कितना आ जाएगा 3। देखो एक लाइन में आंसर आ जाता है, ये समझाने के लिए कर दिया मैंने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है, लेकिन इसको देखो कैसे करते हैं। दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है, क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चलती है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि रेलगाड़ी एक दूसरे से इतने किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो ए और बी की जो टोटल दूरी है वो बताना है। यहाँ से ए और बी के बीच में टोटल दूरी अपन को बताना है। अब देखो एक ही समय बोला ना, ये मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझो कि टाइम क्या दे रखा है अपन को, कांस्टेंट दे रखा है। जब टाइम कांस्टेंट दे रखा होता है आपको ये समझ में आना चाहिए, जो स्पीड का रेशियो अगर ए रेशियो बी है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी कितना होगा अपने पास, ए रेशियो बी। तो स्पीड का रेशियो मुझे बताओ कितना है, यहाँ से 10/27 है, कितना है 10/27। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 10/27। अब देखो ये 10 किलोमीटर चल रही है, तो ये 27 किलोमीटर चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि देखो पहले की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड है कितनी 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 340 किलोमीटर अधिक चल रही है। यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 17 का, तो इस डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है अपन को 340। तो एक की वैल्यू बता दो कितना हो गया, 17×2 = 34, मतलब कितना जाएगा 20। तो टोटल डिस्टेंस बताओ, देखो एक 10 और 27, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से 37। 10 + 27 कितनी होगी 27, मतलब 37 की वैल्यू चाहिए, तो 20 × 37 करेंगे अपने पास। तो यहाँ से 20 × 37 करोगे तो कितना हो गया 740 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी दोनों के बीच की दूरी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा ए रेशियो बी। तो मैंने देखो स्पीड का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 10/27, तो मैंने जो डिस्टेंस का रेशियो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 10/27। अब देखो कितना अधिक चल रहा है इससे, ये 17 अधिक चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन में रियल वैल्यू कितनी है 340, तो एक की वैल्यू निकाली है 20, तो मुझे 37 की वैल्यू चाहिए कितनी टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 740 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने का देखो 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। लिखने का तरीका समझ लो कि मैं बोलूँ कि 8 ईयर्स में, यहाँ पर लिखना ईयर्स, यहाँ पर कितना लिख रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पर टाइम्स लिखा हो, ठीक है। अब बोला कितने वर्षों में 4 गुना, मतलब 4 टाइम लिख रहा है। तो यहाँ पर जो ये संख्या दे रखी है ना, इसी का स्क्वायर दे रखा होगा। यहाँ पर जो भी आएगा ये क्वेश्चन बनेगा ही तब, यहाँ पर जो ये संख्या दे रखी है इसका ही स्क्वायर होगा। तो इसको 2 के फॉर्म में तोड़ो, तो 4 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं 4 को, ठीक है। अब तो जो ये पावर होती है ना 2, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 8 × 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16। तो 16 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी ने एक व्यापारी में साझेदारी की जिसमें 12,000 रुपए और 16,000 रुपए निवेश कर दिए, और सी भी आता है 8 महीने के बाद और 15,000 रुपए निवेश करता है और उनके साथ जुड़ गया, और 2 वर्षों बाद इतने रुपए का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा बताना है। तो कौन कौन है अपने पास, ए है, बी है एंड सी है। देखो ए ने लगाई कितने 12,000 रुपए, सी ने कितने, बी ने कितने लगाए 16,000 रुपए, और जो सी ने लगाए कितने 15,000 रुपए। अब मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, अपन कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, तो उसका जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो देखो ए ने तो देखो 12 महीने के लिए कितने ईयर्स के लिए करा है, 2 महीने से 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं 24 होते हैं ना।
देखो यहाँ से 24 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है, कितने वर्ष से गुणा कर दिया, 24, 24 से गुणा कर दिया, तो ये भी 24 मंथ के लिए, लेकिन ये 8 महीने के बाद आता है, तो 8 महीने के बाद आता है तो कितने मंथ तक लगा रखा है, 16 मंथ तक लगा रखा है। देखो यहाँ से रेशियो ले लो, यहाँ से अगर मैं रेशियो लेता हूँ, देखो 3 जीरो से 3 जीरो पहले ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट कर दिया। फिर यहाँ से देखोगे तो मुझे बताओ 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 से कितना हो जाएगा, 4 चौक 24, 4 चौक 24 और 4 चौक 16, ठीक है। अब फिर मैं फिर से बोलूंगा कि 4 से कट रहा है, देखो 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 3 12। अब देखो 3 से भी कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 बजे 15, तो यहाँ से जो रेशियो आ रहा है मेरे पास कितना आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, देखो यहाँ से कितना आ रहा है 6, यहाँ से कितना आ रहा है 4 दूनी 8, यहाँ से कितना आ रहा है 5। अब टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना मिला, 8 6 14, 14 प्लस 5 कितना हो गया 19। तो जो टोटल प्रॉफिट मिला 456, ये 19 की वैल्यू है और सी की वैल्यू मतलब 5 की वैल्यू बतानी है। ये किसका आ जाएगा, सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 2400 बार चला जाएगा। यहाँ से 2400 इंटू 5 कितना होता है, यहाँ से 24 पंजे 120 होता है, तो यहाँ से कितना हो गया 12,000, सी का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी आयत जिसकी भुजा ए है और उसका क्षेत्रफल अपने को 2a² दे रखा है, आयत के किसी एक विकर्ण का भुजा लेकर अपने बड़े बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब जो आयत का विकर्ण निकलेगा, जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल निकलेगा, उसका उसको ये अपन साइड मानेंगे, फिर उसका अपन क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो बोलूंगी, ये आयत है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसकी कोई एक भुजा में मान लेता हूं ये ए है, तो ये भी क्या होगी, ए होगी। समझ में आया। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है मुझे बता दो कितना होता है, कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई लंबाई ए बी है और जो चौड़ाई है वो कितनी है, बीसी है, या आप एडी मान लो, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा बराबर होगी, तो इन दोनों में से कोई सी भी दो भुजा ले सकते हो आप। तो आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2a²। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ए, और बीसी की वैल्यू पर निकाल लेंगे, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीसी की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगी, 2a आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अब जो आयत का विकिरण तो पता ही होगा क्या होता है, कि देखो अगर ये विकिरण होता है तो यहाँ से देखो पाइथागोरस पर में आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हो, या ए बी स्क्वायर क्या कर सकते हो, बीसी का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी यहाँ पर देखो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से बीसी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, डीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, यहाँ से पहले बीसी की वैल्यू कितनी निकाल ली, 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, तो यहाँ से √5a, देखो ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ए, और यहाँ से कितना हो जाएगा √5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, क्योंकि 4 ए कितना हो गया, 5a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं खोल के बताऊं तो 5a स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो ए और √5 बचेगा, ये सब। तो यहाँ से जो ये साइड आई, इसको ही अपन क्या मान लेंगे, साइड वर्ग की। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो, √5a का होल स्क्वायर, देखो 5 और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसके क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया, और आजकल ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला दे दिया उस पर बेसिस पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब 11 विद्यार्थी दे रखे हैं, उनमें से सबसे पहले ये डाटा दे रखा है, तो माध्यिका का बताना, तो सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है, 6, उसके बाद में 8, और उसके बाद में 9, फिर 13, फिर 15, 15 के बाद में देखो 16 है, 16 के बाद में 18 है, और 20 है, 21 है, 22 है एंड 25 है। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आप टोटल 11 डाटा लिखो, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि देखो 11 है तो मुझे कौन सा टर्म आएगा, यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा बताओ मुझे। अगर 11वां टर्म है तो मुझे बता दो कौन सा टर्म आएगा, क्योंकि जो विषम होती है 11 प्लस 1 करके 2 डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ से जो छठवां टर्म आएगा वही क्या आ जाएगा, अपने माध्यिका आ जाएगी। जो मिडिल टर्म होते हैं, देखो यहाँ से 3 और 3 6, मतलब जो ये छठवां टर्म आएगा ये क्या होगा, मिडिल टर्म। तो मैं आगे वाले लिखूंगा ही नहीं, यहाँ तक लिखूंगा 6 8 9 13 15 16, मतलब यहाँ से जो छठवां टर्म आ जाएगा वहीं रुक जाऊंगा, ये वाला टर्म नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास ये जो लिखने का जो देख रहा था मैं टाइम, वो बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे तो मीडियन निकालनी है। तो मीडियन तो यही यही मुझे मिल गया, तो मैं आगे क्यों लिखूंगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये टाइम मैनेजमेंट का सवाल है कि 30 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और आदमी उसके साथ जुड़ गए, तो अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ये बताना है। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो 30 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये तो मेरे पास आएगा टोटल वर्क। अगर मैं 30 इंटू 12 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन ऐसे बोल रहा है कि 6 दिन के बाद करें, मतलब 30 आदमियों ने, ये तो पता लग गया कि 6 दिन तक काम किया। ये बोला ना कि 6 दिन के बाद 24 आदमी आ गया, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 30 आदमियों ने उस काम को 6 दिन तक तो किया, लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, 24 आदमी हो रहा है। तो यहाँ पर 24 आदमी और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51, और 51 उस काम को कितने दिन तक करना है वो बताना है।
तो देखो ये टोटल वर्क हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास ये टोटल वर्क आएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि देखो 30 आदमी ये इसने पूरा वर्क नहीं किया, 30 आदमी ने एक काम को 6 दिन तक ही किया, फिर वो काम नहीं हो रहा, तो फिर उसमें 24 आदमी हो रहा है, फिर उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब ये जो टोटल वर्क आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो 30 इंटू 1 इंटू 12, 30 1 इंटू 12, यहाँ पर एक मत लिखो, ठीक है, 30 इंटू 12 लिख दो, 30 इंटू 12, और यहाँ पे देखो 30 इंटू 6, यहाँ से जो ये टोटल वर्क आएगा प्लस 54 इंटू डी, 54 इंटू डी। अब ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि ये भी टोटल वर्क हो गया और ये भी क्या हो गया, मेरे पास टोटल वर्क हो गया। ये कितना हो गया, 12 × 36, यहाँ से कितना हो गया 36 18, प्लस कितना हो जाएगा 54 डी हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना हो गया 54 डी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो अपने पास डी का वैल्यू निकालनी, देखो 18 से कितना हो गया 10, और 18 से कितना हो गया 54, तो डी बराबर कितना हो गया 10/3। 10/3 कितना होता है, 3 से 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। जिसको समझ में नहीं आया एक और अपन क्वेश्चन ले लेंगे इस टाइप से, उसको समझा दूंगा। अब देखो ये कैलकुलेशन है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे मुझे से बताओ। सबसे पहले इसको जैसे बेसिक से करते हैं वैसे करो, लेकिन गुणा नहीं करना। देखो पहले क्या करते हैं 99 × 99, 99 × 99, और देखो यहाँ पर मैंने 95 लिख दिया है, 99 × 99 प्लस कितना लिखते हैं 95। ऐसे तो करते हैं कि पहले 99 × 99 करेंगे, 99 प्लस 99 मल्टीप्लाई 99 प्लस 95, और डिवाइड किससे हो जाएगा ये 99 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 99 से, ठीक है, -95। देखो ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास 99 मल्टीप्लाई 99 प्लस 95 -95, ये सुन, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो नॉन ने कैसे लास्ट डिजिट क्या रहे, एक आ रहा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कितना हो जाएगा 9801, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिसकी जो चीनी की खरीद और खर्च होने का क्या रहे समान रहे। देखो यहाँ से एक चीज समझो कि देखो प्राइस का जो रेशियो है ए रेशियो बी होता है, जो कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा कब होता है, जब मैं बोलता हूं जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, नो चेंज रहे, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहे। जब भी यहाँ पर बोला ना कि देखो चीनी के जो खरीद पर जो खर्च है वो क्या रहे, समान रहे, मतलब नो चेंज रहे, तो जो प्राइस का रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो जो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, बी रेशियो ए हो जाएगा। तो यहां से मुझे बताओ 15% का मतलब कितना होता है 3/20। अगर प्राइस कितनी थी पहले 20 थी, और उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ से कितना होगी प्राइस 20/23 हो गई, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 23 से उल्टा हो जाएगा, 23 से रेशियो 20। देखो कितने कम करना चाहिए, यहाँ पर 3 कम करना चाहिए, किस पर करना चाहिए 23 पर, परसेंटेज के लिए 100। अगर इसको सोल्व करते हो आपके पास कितना आ जाएगा 13.04%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट भी था परसेंटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये होमवर्क रखूं, और आप कमेंट बॉक्स में बताया करो इसका आंसर। पहले मैं इसको समझा देता हूँ कैसे करना है, फिर आप खुद करना, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, टाइम का रेशियो दे रखा है और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। मुझे क्या पता इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो आप करोगे कैसे कैसे करोगे, 4/3, यहाँ कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 14/7। अब देखिए इसमें एलसीएम लेना, एलसीएम लेके आप इसका रेशियो निकालना, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। तब तक अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, इसको मैं बता देता हूँ। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, मैं बोला 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोला, काम शुरू करने के बाद 4 दिन तक के बाद, 4 दिन बाद, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 4 दिन बाद ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा 25 काम, तो जो 25 पुरुष थे उन्होंने 4 दिन तक तो काम किया ही होगा ना। जो बोला कि 4 दिन बाद और आते हैं पुरुष, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ 4 दिन पहले तो 25 आदमियों ने काम किया ही होगा ना। इसके बाद में मैं बोलूँ कि 4 आदमी और आ गए, मतलब अगर इसमें 5 आदमी और आ गए 25 में, तो अब कितने हो गए पुरुष, 30 हो गए। अब देखो इसको कितना टाइम लगेगा वो मेरे को नहीं पता, वो बताना है। देखो ये भी टोटल वर्क है, और यहाँ से पहले 4 आदमी, फिर ये होने के बाद शेष कार्य और हो गया, तो ये टोटल काम हो जाएगा, तो ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। इसको 16 करेंगे तो देखो 25 × 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से 400, यहाँ से कितना होगा 25×100, यहाँ से कितना हो गया 30 अक्स, यहाँ से माइनस करूंगा तो देखो 30 अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 300, और अक्स बराबर कितना जाएगा मेरे पास 10 दिन। तो जो शेष कार्य पूरा करने में लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 10 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो ये गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी में कैसे पता चला, देखो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। अगर समांतर श्रेणी में होता है, जैसे मैं बोलूंगी यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब ये देखो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है,
मतलब ये समांतर श्रेणी में चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर गुणनतर श्रेणी में हो रहा है। मतलब यहाँ पर लिखता हूँ वो सीरीज 3 6 12 डेश डेश डेश, तुमको पांचवा पद बताना इस श्रेणी का, पांचवा पद किंच होगा। तो जो ये प्रथम पद होता है वो ए तो सबको पता होता है, ए बराबर 3 होता है। यहाँ पर जैसे डी होता था सारवंतर, लेकिन इस गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ पर क्या होता है, आर होता है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा और भी बेसिक समझना है तो मैंने एक जो एपीजीपी जो सारे होते हैं हार्मोनिक, जो हार्मोनिक मीन वो सारे होते हैं, मैंने पहले वो एक वीडियो डाल रखा है उसमें समझ लेना, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, जिसको इसमें जो सेकंड पद होता है 6, उसमें प्रथम पद का डिवाइड कर दो तो कितना निकलता है यहाँ से 2। क्योंकि देखो यहाँ से डी निकालते क्या निकालते 4 माइनस 2 ही तो निकालते, बराबर 2 आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं बस, तो मेरे पास आर आ गया। तो टीएन का फॉर्मूला पता होगा, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की ए आर की पावर एन माइनस वन, लेकिन एन की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, पांचों पद चाहिए। तो यहाँ पर एन बराबर मैं 5 रखता हूँ, तो मुझे क्या निकल जाएगा, टी एफ टी फाइव, मतलब पांचवा पद निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3, आर मैंने निकाल दिया 2, एन मतलब कितना है 5, 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 48। तो जो पांचवा पद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 48। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये एलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज दिख रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो ये अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना होता है अपने पास 3xyz। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो आप वैल्यू पुट कर भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी रहेगा। कैसे रहेगा देखो, यहाँ से मैं समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब सबसे पहले आपको एलसीएम दिख रहा होगा नीचे क्या, एक्स वाई जेड। देखो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। सिमिलरली ऐसे हो जाएगा, देखो एक्स जेड कट जाएगा तो यहाँ बचेगा वाई क्यूब, यहाँ बचेगा जेड क्यूब। अब मुझे पता है देखो ये चीज दे रखा है, ये चीज दे रखा है, मुझे पता है यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है इसके बराबर होता है। जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3xyz लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3xyz अपॉन एक्स वाई जेड। देखो यहाँ से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करोगे, जैसे 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे 0 पुट करोगे। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पर नीचे क्या नहीं बने, 0 नहीं बने, ठीक है। बाकी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अब संपूरक कोण क्या होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है संपूरक कोण भी लाइन एंड एंगल्स में, कि जब दो कोण होते हैं एक्स प्लस वाई, इन दोनों का कोण कितना हो 180 डिग्री हो सम, तो उसको बोलते हैं अपन संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। और जो पूरक कोण होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, जब दो कोण दे रखे हैं उनका योग कितना हुआ 90 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पर दोनों बता दिए। अब देखो दो संपूरक कोण दे रखा है, एक ये रहा एक ये रहा, तो वाई का मान पूछा है, तो मैं मुझे पता है कि जो 6y है 70 डिग्री प्लस जो 3y है, दोनों संपूरक कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 6 3 9y, कितना हो जाएगा 9y, 17 प्लस 47 कितना हो जाएगा 117, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मुझे यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 180 में से 117 माइनस करूंगा तो कितना हो गया 63। तो y बराबर कितना हो गया 963, 7 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखो, इस मिश्रण वाला सवाल है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखा 6:1 1 के अनुपात मिलाया जाता है अम्ल और पानी के अनुपात में। मैं बोलूंगा ये एसिड है और ये वाटर है, ये 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला रहा है, मतलब आप ये समझो कि जो लीटर मिला रहा है मतलब वाटर मिला रहा है, एसिड तो पहले जैसे ही रहेगा ना। और ये 12 लीटर मिलाने के बाद कितना रेशियो हो गया 3:2। तो यहाँ पर ये वाटर मिला रहा है ओनली 4, कितना मिला रहा है 12। तो मुझे ऐसे बता दो कि अगर जब एसिड चेंज ही नहीं हो रहा तो ये रेशियो पहले 6 दिख रहा है अब 3 क्यों दिख रहा है। यहाँ पर इसको सेम बना लो, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो एसिड और वाटर, तो यहाँ देखो 6:1। अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 6:4। अब यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि देखो पहले भी एसिड 6 था, अभी भी रेशियो 6 है, मतलब एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर वाटर कितना मिला है अपने 3 में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला है 12, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। पूछा क्या है, आप देखो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितना 1, तो 1 का 4 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 4 लीटर। कितना आ जाएगा प्रारंभ में 4 लीटर था वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है, 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो ना कि यहाँ पर स्पीड भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये बोला कि प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है। तो देखो एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस भी अपन को पता है कितना 45 किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो भी कितनी है 45 किलोमीटर, ये समझे। अब ये बोला कि ठहराव से ये 36 किलोमीटर तय करती है, तो 1 घंटे में बस कितना मिनट रुकती है ये पूछ रहा है।
मुझे से बता दो, अगर ये 45 किलोमीटर में, ये 45 किलोमीटर में कितने मिनट चलती है? 60 मिनट चलती है, क्योंकि एक घंटे में कितना होता है? 60 मिनट ही होता है। तो 45 किलोमीटर में कितना मीटर लेती है? 45 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना लेती है? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट लेती है। तो 1 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना मिनट लेगी? 60/45 मिनट लेगी। मुझे कितना दूरी चलाना है? 36। तो 36 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगी? यहाँ से 60/45 मल्टीप्लाई 36। देखो 15 से काट दो, 15 चौके 60, 15 45, 3 से कितना हो जाएगा? 12, मतलब ये 48 मिनट लेगी। कितना मिनट लेगी? 48 मिनट लेगी। 36 किलोमीटर चलेगी तो 48 मिनट लेगी। अगर 45 किलोमीटर चलेगी तो कितना लेगी? 60 मिनट लेगी। ये कितना टाइम का गैप मिल रहा है ना, ये क्या मिल रहा है कि जो 12 मिनट का जो गैप मिल रहा है, मैं से बोल सकता हूँ इतने मिनट क्या होगी? वो टहरी होगी। क्योंकि अगर 60 चलती तो क्या होती है? पूरा टहरती नहीं। तो जो टहरी कितने मिनट, रुकी कितनी मिनट? 12 मिनट रुकी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का सवाल है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो तो आपके पास क्या आता है? उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आता है। क्वेश्चन में आपके पास एलसीएम दे रखा है और दो संख्या दे रखी है, 3 इंटू 7, मतलब ये जो संख्या होती है, जैसे मैं बोलूंगी यहाँ से, ये होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। मतलब 3x हो गया, ये 7 इंटू x हो जाए, तो ये x होता है ना, ये कॉमन नंबर होता है, मतलब ये एचसीएफ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं नंबर लिखता हूँ। एलसीएम कितना है? 147। एचसीएफ मैंने मान दिया x, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी वो 3x इंटू 7x के मल्टीपल में हो जाएगी। तो 7 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया? 7 से 2 टाइम, 7 से 1 टाइम, तो कितना हो गया? 3 से 7 टाइम। एक अक्स से एक अक्स कैंसिल आउट, तो अक्स पर कितना हो जाएगा? 7। तो अक्स ही क्या था? एचसीएफ था। एचसीएफ ही पूछा है क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें देखो, कोई तो क्या करेगा? x+1/x=2 है, किसी के दिमाग में क्लिक हो जाता है और किसी के दिमाग में नहीं हो जाता। यहाँ पर कोई क्या करेगा? a-b का इसका लगा के वैसे करेगा। लेकिन मैं से बोल रहा हूँ, इसमें लगाना ही क्यों? इसमें आप सोचो ना कि ये स्पेशल केस है एलजेब्रा की। स्पेशल केस होता है, मतलब यहाँ पर अगर एक भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करो, तो एक बराबर एक, मतलब दो सेटिस्फाई कर रहा है। जब दो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 की पावर 12 करोगे आप, 1/1 की पावर 12 करोगे, मतलब 1 की पावर कुछ भी करो, 1 - 1 आएगा। 1 - 1 बराबर कितना होता है? 0 होता है। बस इतना ही था सवाल। बाकी ये जो कंडीशन है मैंने स्पेशल केस में करा रखी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक वर्त के केंद्र में एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी तथा वर्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर जीवाओं के बीच की दूरी बताना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना अच्छे से। डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये क्या है? अपने पास सर्कल है और ये क्या है? केंद्र है उसका ओ। अब ये बोला कि सर्कल के एक जो केंद्र है अपने, एक ही ओर दे रखा है। दो समांतर जीवा केंद्र की एक ही ओर दे रखा है, तो मुझे यहाँ पर एक जीवा मान लेता हूँ ये रही, और एक जीवा कौन सी मान लेता हूँ? ये रही। इसका नाम दे देता हूं मैं क्या? ए। इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी, इसका नाम दे देता हूं डी। ठीक है, अच्छे से समझना। अब ऐसे बोल रहा है कि देखो इस एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो देखो इसको इससे मिला देता हूँ, केंद्र से मिलाऊंगा तो देखो ये 6 हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर ये 20 है तो ये टोटल 10 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब यहां से रेडियस देखो, ये चीज हो गई, और ये भी क्या हो जाएगी? मेरे पास रेडियस हो जाएगी। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं पी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं पी, और इस पॉइंट का नाम क्या दे देता हूं मैं एन। ठीक है, अब आप अच्छे से समझना, मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? कि जीओ के बीच की दूरी, मतलब ये पी एन की लेंथ बतानी है मुझे। अब ये कैसे निकलेगी? अब ट्रायंगल में बता रहा हूँ, फोकस करना कौन सा ट्रायंगल कर रहा है यहाँ पे? पीबीओ। पीबीओ, ये ट्रायंगल देखना, पीबीओ में हाईलाइट करता हूँ। देखो ये पीबीओ, ये वाला ट्रायंगल। अगर यहाँ पर इस जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये 90 डिग्री है, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाओगे? क्योंकि यहाँ पर जो ओबी है वो रेडियस है, उसकी वैल्यू दे रखी है अपन को। पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे, कैसे निकालोगे? ओबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। तो यहाँ ओबी कितना है अपने पास? त्रिज्या ही है, रेडियस 5√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, पीबी कितना दे रखा अपने पास? 6 का होल स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर का अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो 55 25 और 13, 25 × 13 कितना हो जाएगा आपके पास? 325। और देखो 6 इधर लेके माइनस कराऊं तो 36 हो जाएगा, पीओ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पीओ की वैल्यू निकालनी है मेरे को। पीओ कितना होगा? 325 में से 336 माइनस करूंगा तो कितना होगा मेरे पास? 289, और इसका रूट ले लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? पीओ की वैल्यू 17। अब देखो एक ट्रायंगल बता दिया, अब दूसरा ट्रायंगल देखो आप। कौन सा ट्रायंगल देखोगे? ये वाला ट्रायंगल देखोगे, ये वाला। कौन सा ट्रायंगल? एनडीओ में। अब यहाँ से एनडीओ में देखो ये 9 डिग्री है, तो यहाँ पर मुझे बता दो कि ओडी का स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? एनडी का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर ओडी है, वही रेडियस है, 5√13 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। एनडी, एनडी मतलब कितना? यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर प्लस ओ एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ओ एन का तो यहाँ से कितना होगा? देखो हमने पहले भी निकाला था, यहाँ से 325 हो जाएगा, और यहाँ से 100 माइनस कर दूंगा, या ओ एन की स्क्वायर वैल्यू निकाल लूंगा। तो या 325 में से 100 माइनस करूंगा तो ओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √225, और √225 मतलब कितना होता है? 15।
अब एक चीज नोटिस करो, जो पीओ है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, वो किसके मिलकर बना, पी एन प्लस एनओ। इसमें पीओ की लेंथ कितनी है मेरे पास, 17 है। पीएन की मुझे निकालनी है, एनओ की वैल्यू मैंने निकाल ली 15। तो जो पीएन की वैल्यू जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 17 - 2, 17 - 15 कितनी हो जाएगी, 2। तो ये पूछा है कि ये पीएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 जाएगी। तो जीओ के बीच की दूरी है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो पे करना और अच्छे से समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बोलूँ कि जब भी इस प्रकार का पैटर्न बने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर में 2abc में रहे, तो मैं लूंगी यहाँ पर ए का कोफिशिएंट कितना है, एक है तो मैं एक लिख दिया। बी का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर एक है तो एक लिख दिया। और सी का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, एक लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर अपन को बनाना है 2abc। यहाँ पर क्या बनाना है, 2abc। तो ये बनाया है पहले से 2 और abc, मतलब इसमें अब इस कोष्टक में इस ब्रैकेट में देखो, ए का कोफिशिएंट कितना है, आगे एक है तो एक रख दिया। बी का कोफिशिएंट कितना है, एक है तो एक रख दिया। सी का कोफिशिएंट कितना है, एक है तो एक रख दिया। इसकी भी पूछा है तो एक प्लस एक प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से एक प्लस एक प्लस एक कितना हो जाएगा, यहाँ से 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसको बड़े भी करते हैं, अगर अपन इसको इधर इधर लेके जाएंगे तो फिर अपन इसको बनाएंगे कि a-1 का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा, एक बनेगा b-1 का होल स्क्वायर बनेगा, एक बनेगा c-1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को बराबर, इन तीनों को बराबर, जीरो को पुट करेंगे तो a बराबर 1 आएगा, फिर b बराबर 1 आएगा, फिर c बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, एग्जाम इतना टाइम भी नहीं होता। तो जब भी इस प्रकार कंडीशन बने तो क्या करना है, a का कोफिशिएंट लेना, 1 कर देना। ठीक है, यहाँ पर बी का कोफिशिएंट जो भी होता है वहां पर वैल्यू जाता है, सी का कोफिशिएंट कितना ये होता है, इसकी वैल्यू पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो ये क्या है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, जिसमें अपन यूनियन कोण ये निकालेंगे। एक स्तंभ की छाया, एक स्तंभ मान लो कि ये कितना है, स्तंभ है आपके पास सी ए। अब इसकी छाया बतानी है, मतलब इसकी लंबाई बतानी है एच। अब बोले छाया की लंबाई 24 कम हो जाती है तब 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मैं से बोलूंगी यहाँ से कोण कितना था, 30 डिग्री था पहले। उन्नयन कोण कितना था अपने पास, 30 डिग्री था। अब ये कम हो गया, इतना काम कम हो गया, मतलब 60 डिग्री हो गया। तो जो छाया थी वो कितनी कम हो गई, 24 कम हो गई, ये बोला है क्वेश्चन में। और ये लेंथ अपन मान लेते हैं अक्स। तो अपन को एच की लंबाई बतानी है, तो एच की लंबाई कैसे बताओ, सबसे पहले तो मुझे बता दो टेन 30 बताओ। सबसे पहले टेन 30 कितना हो जाएगा, टेन 30 बताओगे तो कितना होता है, लंबटा लंबटा आधार। तो लंब कितना है, एच है। आधार कितना है, एक्स प्लस 24 है। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, 1/√3। 1/√3 एच अपॉन एक्स प्लस 24। तो एच की वैल्यू चाहिए ना, तो एच की वैल्यू चाहिए तो मैं कितना करूंगा, यहाँ से एच की वैल्यू चाहिए तो एक्स प्लस 24 अपॉन √3। यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब यहाँ से निकालो 1060। 1060 निकालोगे तो कितना हो गया, देखो एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से √3 हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से √3x। देखो ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। एक्स प्लस 24 अपॉन √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से √3x। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया, 3x। यहाँ जाएगा तो कितना हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब एक्स की वैल्यू अपने 12 निकाल दी, ये वाली। अब एक चीज समझो, ये एक्स की वैल्यू आंसर नहीं आया, अपन को पता ना एच की वैल्यू, एच की वैल्यू किस निकालेंगे, तो यहाँ से अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ये 60 वाला। यहाँ पर ये हो गया सी, ये हो गया ए, और इस पॉइंट को पी दे दो तो ये हो जाएगा पी। ये 60 डिग्री है। ये वैल्यू मैंने निकाल दी 12, ये वैल्यू एच है। तो जो आपको पता है कि ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब एक की वैल्यू दे रखी है आपको 12। तो ये रेशियो किसका होता है, √3 का। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 12√3। ठीक है, अब इसमें टेन थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि देखो दो वेरिएबल थे, इसलिए बेसिस से करना थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पर फिर बाद में अपने पास एक वेरिएबल ये भी पता लग गया तो अपने एच की वैल्यू इजीली रेशियो से कर लिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो रूट एक्स इक्वल टू √3 माइनस √5 दे रखा है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, मैं इसे बोल रहा हूँ कि बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे देखो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का। यहाँ कितना होगा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। तो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा, देखो 3 + 5 माइनस का 2ab। तो 2ab कितना है, √3 इंटू √5 √15। ये हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो गया, 5 से 3 8 माइनस का 2 √15। अब देखो यहाँ से 16 दिख रहा है, मतलब मैं इसको अगर इसको माइनस लेके जाता हूँ इधर वाले को, x - 8 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2 √15। अब वापस इसका बोथ साइड स्क्वायर करो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे एक बार में जैसे मैंने बोल दिया कि आपने क्वेश्चन कर लिया और ऐसे प्रैक्टिस, क्योंकि इनकी कोई थ्योरी भी नहीं होती कि मैं बता दूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट होता है, ये सीख लो। ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखो, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 64 और माइनस का कितना हो गया 16, क्योंकि मुझे यहाँ पर 16 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो ये इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ से कितना हो गया, 2 दूनी 4 इंटू 15 कितना हो गया, 15 × 4 = 60। अब ये 60 इधर माइनस करूंगा, यहाँ से कितना हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 16।
और 64 में से 60 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मुझे 2 की कमी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो मैं बोलूंगा दोनों तरफ में क्या जोड़ दूंगा, 2 2 जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर 2 जोड़ूंगा और इक्वल टू 2 जोड़ूंगा, तो यहाँ से कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू तो पूछा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। तो अपन को ऐसे अरेंज करना है इक्वेशन को कि अपन को जो पूछा है वैसे अपन बता दें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, अपन को ए रेशियो बी का वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 3, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3, प्लस 2 इंटू बी कितनी दे रखी है 7। यहाँ से करोगे तो 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 7 3 21 हो जाएगा। ये कितना हो गया 9 प्लस कितना हो जाएगा 14। यहाँ से कितना हो गया, देखो 21 प्लस 6 कितना हो गया 27, और 14 प्लस 9 कितना कितना हो गया 23। ये रेशियो पूछा था, कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने आपको एक HW में होमवर्क दिया था, और वो जिसको अगर वो रियली में अच्छी तरह से पढ़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।